चलिए जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। नया एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास +2 अकाउंट्स का। लगभग हमारे पास, अगर मैं एग्जाम डेट तक बोलूं तो पेपर का टाइम बीच में छोड़ दूं तो हमारे पास 3.5 मंथ्स होंगे ओवरऑल। अभी हमारे पास हमारा लास्ट एग्जाम, हमारा अकाउंट्स का एग्जाम कब है? 26 मार्च या 27 मार्च? 26 मार्च को हमारा अकाउंट्स का एग्जाम है। और टोटल हमारे पास 4 महीने हैं। एग्जाम का, प्री बोर्ड का थोड़े बहुत दिन छोड़ दें तो हमारे पास 3 या 3.5 मंथ्स हैं, तो जिसमें हमारा ये सिलेबस कवर हो जाएगा। पिछली बार जब हमने रेगुलर बैच स्टार्ट किया था, उसकी टेक्निक क्या करते थे हम? जैसे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, तब हम क्या करते थे, एक टॉपिक करते थे, उसके क्वेश्चंस करते थे। वही वाला टेक्निक, वही वाला रूल आज भी चल रहा है। जब हमारा रेगुलर बैच में कैश फ्लो का चैप्टर चल रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी करवाई तो पहले उसके क्वेश्चंस किए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करवाई तो उसके क्वेश्चंस किए। सेम ऐसे ही पहले भी हम ऐसे ही करते थे कि अगर पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करवाया तो उसके क्वेश्चंस कर लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करवाया तो उसके क्वेश्चंस किए। मतलब जैसे जैसे टॉपिक करते थे वैसे वैसे हम उसके क्वेश्चंस करते चले जाते थे। अब जैसे कि हमारा रिवीजन बैच है, क्रैश कोर्स है, थोड़ी सी टेक्निक चेंज करने वाले हैं। पर्पस क्या है? स्पीड पकड़ना। होगा कैसे? इस बार हम क्या करेंगे, सबसे पहले, अब जैसे पहला चैप्टर तो बहुत बड़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले 4-5 टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया करूंगा। पहले 4-5 टॉपिक के कॉन्सेप्ट कर लिया करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। लेकिन जो अगले चैप्टर्स हैं, जैसे गुडविल हो गया, जैसे चेंज इन PSR हो गया, वो ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत बड़े नहीं है। तो उसमें हम क्या टेक्निक फॉलो करेंगे कि पहले ही दिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, फॉर्मेट जो भी है पहले ही दिन रिवाइज कर लिया करेंगे। उससे क्या बेनिफिट होने वाला है? उससे ये बेनिफिट होगा कि हमारा पहले ही दिन पूरा का पूरा चैप्टर एक बार के लिए रिवाइज हो गया, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, चाहे क्वेश्चंस हम 2 दिन करें, 3 दिन करें। दूसरी बात, क्रैश कोर्स है, रेगुलर बैच देखो 9 मंथ्स हो गए, 8 महीने हो गए चल रहा है, लेकिन 8 महीने में सिलेबस खत्म नहीं हुआ। नॉर्मली ऑन एन एवरेज +2 का सिलेबस 8 महीने का होता है। वो तो बीच में आपको पता है, मुझे 15 दिन 10 दिन थोड़े से वो डिले करने पड़ गए। अदरवाइज हमारा 8 महीने का ऑन एन एवरेज सिलेबस चलता है। एक ठीक ठाक सिलेबस 8 महीने चल जाता है हाफ ईयरली को मिला के। ये वाला सिलेबस हमारा चलना है 3 मंथ्स। हो सकता है जब हम क्लासेस थोड़ी सी ज्यादा किया करेंगे, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, टाइम ओरिएंटेड बैच तो होने नहीं वाला। ये पहले ही आप लोग सुन लेना, घड़ी नहीं देखनी कि 1 घंटा हो गया। वो 1 घंटे के ऊपर 15 मिनट भी हो सकते हैं, 10 मिनट भी, 30 मिनट भी। मेन फोकस क्या रहने वाला है? स्पीड में सिलेबस कंप्लीट करना है। रेगुलर बैच में अगर इस चैप्टर में मेरे पास 100 क्वेश्चंस हैं, तो रेगुलर बैच में हम 70-80 क्वेश्चंस करते थे। यहाँ पे अगर मुझे वही 70-80 क्वेश्चंस करने पड़े मेरे, तो फिर से 6-7 महीने लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या एक मतलब स्मार्ट मूव खेलने, कॉन्सेप्ट यही नहीं है कि मैं तेज करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट हम वैसे ही करेंगे बढ़िया तरीके से। ये सोच के करना है आप लोगों ने भी, आप भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे। अगर आप ये सोच के करोगे ना तो आपको लगेगा ठीक है जी बढ़िया है, और हमें जल्दी समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने किया हुआ है, पेपर इसके दिए हुए हैं। लेकिन अगर मेरे पास किसी चैप्टर के 50 क्वेश्चंस हैं, रेगुलर बैच में मैं उसके 35-40 क्वेश्चंस करता था होमवर्क को मिला के। यहाँ पे हम उसके 20-25 क्वेश्चंस करेंगे। कौन से 20-25? जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है उसको छोड़ दिया करेंगे। ऐसे क्वेश्चन चूज करेंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए 2-2 3-3 बार, ताकि मेरा स्पीड भी मेंटेन रह जाए। और मेरा जो पर्पस है, मेरा पर्पस है कि जो मेरा पीछे सिलेबस रह गया वो सारा का सारा रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या किया करेंगे, पहले सारे कॉन्सेप्ट कर लिया करेंगे, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो सबसे बड़े क्वेश्चंस होंगे, या कोई ऐसे क्वेश्चन जिसमें सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं, वो किया करेंगे। जो छोटे क्वेश्चंस हैं या रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसको नहीं किया करेंगे। बाकी क्लास के एंड में आपके 3 मॉक टेस्ट होंगे, जो हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग होंगी जैसे रेगुलर बैच में होती है। तो अगर कोई क्लास मिस होती है तो आपको ऐप में वो क्लास मिल जाया करेगी अनलिमिटेड व्यूज के साथ। आप अपनी क्लास लगाओ, स्पीड पे लगाओ, जैसे मर्जी। ठीक है। बाकी जो पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, पूरी की पूरी पार्टनरशिप खत्म करेंगे, 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, तसल्ली से करेंगे। बुक्स आपको पता है ना, पार्टनरशिप वाली बुक कितने मार्क्स की आनी है पता है? एक है पार्टनरशिप वाली बुक, फिर उसके बाद जो दूसरी है कंपनीज वाली बुक। कंपनीज में भी 2 बुक्स हैं, एक शेयर्स वाली और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि कैश फ्लो वाली। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवाया था, पार्टनरशिप आपके पास आने वाली है 40 मार्क्स की, पार्टनरशिप आने वाली है 36 मार्क्स की, शेयर्स वाली बुक्स आने वाली है 24 मार्क्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने वाली है 20 मार्क्स की। तो पहले हम यही 36 मार्क्स को कवर करेंगे। अब यहां पे देखो, चैप्टर नंबर 1 टॉपिक्स क्या हैं?
बस ज्यादा अब टाइम वेस्ट नहीं करते, रिवीजन बैच है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या बताता है? ये बताता है कि जो पार्टनरशिप की आप बुक करने वाले हो उसमें क्या रूल्स लगेंगे आपके, कौन सा एक्ट लगेगा। कौन सा एक्ट का मतलब, एक्ट सिंपल मतलब आप ऐसे समझा करो कि गवर्नमेंट बीच में क्या कहना चाह रही है। जब भी मार्केट में अगर आप कुछ करने वाले हो, पब्लिक इन्वॉल्व हो जाएगी, बिजनेस करोगे, ठीक है, बैंक से लोन लोगे, तो अगर आप कोई घोटाले ना करो या किस वे में आपका बिजनेस चलता रहना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्ट बनाती है। तो हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है, याद है? 19, इसको मैं हमेशा क्लास में बोलता था अंग्रेजों के जमाने का एक्ट। मतलब गवर्नमेंट को बाकी सारा टाइम मिल रहा है, ये नहीं हो रहा कि 1947 से पहले वाले एक्ट को चेंज करके नए एक्ट में कन्वर्ट कर दे। जब 1932 में एक्ट बना होगा तो उस टाइम के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए होंगे ना गवर्नमेंट ने। टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स कर दी, लेकिन एक्ट तो वही है ना। तो गवर्नमेंट के पास ऐसे कम से कम 50 एक्ट पड़े हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे, वही वाले चलाते चले जा रहे हैं। इनको टाइम ही नहीं मिल रहा। इनको है कि पहले टोल टैक्स इकट्ठा कर लें, लोग भाग ना जाए। तो रूल्स बताता है ये वाला चैप्टर, फंडामेंटल्स। पूरी पार्टनरशिप बुक के बेसिक्स इसमें बताएगा कि क्या क्या बेसिक्स कवर होते हैं। बेसिक्स में मतलब कि पार्टनर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। पार्टनर्स का अगर अलग से अकाउंट बनाना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं वो सारा कुछ ये, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये जो भी बेसिक पॉइंट्स है जो पूरी पार्टनरशिप में कवर होंगे, पूरी पार्टनरशिप में काम आएंगे, वो सारा कुछ फंडामेंटल चैप्टर में बता दिया जाता है। तो फंडामेंटल चैप्टर सिंपल बोला जाता है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इसके अंदर ना बहुत सारे टॉपिक हैं। हमारे पूरे सिलेबस के दो सबसे बड़े चैप्टर हैं। सर कौन से? एक ये वाला पहला फंडामेंटल्स, इसलिए हम पहले बड़े चैप्टर से ही शुरू कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही 5-6 दिन में एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि हर बार ना बच्चों की दो ही चैप्टर की तैयारी सबसे कम रहती है, एक फंडामेंटल की और एक शेयर कैपिटल की। यही दो हमारे सिलेबस के सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। तो इसलिए पहला बड़ा चैप्टर तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। हो सकता है आने वाले चैप्टर तो 2-2 दिन में भी कवर हो जाए, जैसे गुडविल। ठीक है, गुडविल का चैप्टर तो ऐसा है, मैं कहूंगा एक काम करो कि आज ही 2 सवा 2 घंटे की क्लास लगाते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर एक दिन में खत्म, और 4 से 6 नंबर आपके सिक्योर हो जाए। उसके अगला चैप्टर है चेंज इन पीएसआर, 2 दिन में खत्म। लेकिन फंडामेंटल वाला चैप्टर 2 दिन में खत्म कर भी नहीं सकते। एग्जाम में अब इसकी वेटेज बता देता हूँ। एग्जाम में इसकी वेटेज ना ना करते 8 से 10 मार्क्स की आ जाती है। एक तो 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। स्टार्टिंग वाले पेज पे किसी के पास है पहले वाली कॉपी? इसकी वेटेज क्या लिखवाई थी देखना। स्टार्टिंग में हर चैप्टर की वेटेज लिखवाता हूं मैं। है आपके पास नोट्स हैंड रिटन वाले? एग्जाम में 8 से 10 नंबर, मतलब 8 से 10 नंबर मिनिमम आने वाला है इस चैप्टर में से। सबसे पहले एक तो बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा 6 नंबर का, ठीक है, 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे और एक आएगा छोटा क्वेश्चन, हो सकता है वो 3 नंबर का आए, 4 नंबर का आए। मतलब ये वाला चैप्टर 10 नंबर का हर साल देखा गया मिनिमम आता ही आता है। तो हम यही सोच के करेंगे कि 10 नंबर की तैयारी इसी में से कर रहे हैं। अब है क्या, पेपर के हिसाब से अगर हम देखें, बुक के हिसाब से इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं 8-9। मैंने क्या किया है, सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को ना मिला लिए। तो हमारे पास टोटल टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में ही 17। उसमें से कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं, बाकी प्रैक्टिकल। स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 1 से, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड।
मीनिंग एंड स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए अगर पेपर में एमसीक्यू आया और असर्शन वाला आया, ठीक है, तो लिखते चले जाना कहां पे असर्शन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोग ना बुक ले लो यार, अभी फिलहाल पीछे दे दो बुक, ये बुक ले लो भावु, दियो यार उधर। तो सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप, ये देखो मेरे को सेकंड पॉइंट देखना है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप को ना सेपरेट लीगल एंटिटी काउंट नहीं किया जाता। अगर एमसीक्यू में आ जाए कि पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट नहीं किया जाता, लेकिन जब हम अकाउंटिंग पॉइंट करते हैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब बिजनेस हो रहा है, बिजनेस के ओनर्स अलग है। तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है, एमसीक्यू, अगर आपको बड़े सारे एमसीक्यूज मिलेंगे डीके गोयल वाली बुक में थर्ड पॉइंट को लेके, इन केस ऑफ बैंक्रप्सी या लॉस, अगर बिजनेस में घाटा हो गया, दोनों ही पार्टनर चिल मार रहे थे, चिल मार रहे थे या समझ लो जो अपडेशन, मार्केट की अपडेशन के हिसाब से काम कर ही नहीं रहे थे, कॉम्पिटिटर चले गए आगे खरगोश कछुए जैसे, तो जो उनका प्राइवेट फंड होएगा ना, वो भी लाइबल होगा वो वाले पैसे पे करने के लिए। चीज समझ में आई आपको क्या है। इन केस अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी दांव पे लगा दिया जाएगा, उसको बोलेंगे कि अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच और हमारा जो पैसा है, ऐसा कौन कह रहा है, जो बिजनेस के क्रेडिटर्स हो गए, जो बैंक लोन वाले हो गए, तो लॉस तभी होता है ना कि उनको हमने पैसा देना है, वेजेस वाले लोग हो गए, सैलरीज वाले लोग। तो ये क्वेश्चंस सेकंड और थर्ड ये जो है ये एमसीक्यू सेक्शन में आपको डीके गोयल वाली बुक में बड़े सारे क्वेश्चंस में मिलेगा। बड़े सारे इन द सेंस की है, 2-3 क्वेश्चन में तो मिल ही जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आता है। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला मेन फीचर, पार्टनरशिप में कम से कम, अगर हम पार्टनर बन रहे हैं तो कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। मैक्सिमम कितने लोग चाहिए, 50। आपको याद है इस वाले पॉइंट पे ना हमारी बहुत अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी स्टार्टिंग वाले में, कि पार्टनरशिप जब मैंने बोला था कि नामकरण हुआ है, घर वालों ने नहीं किया, पड़ोसियों ने कर दिया, पिताजी ने नहीं किया, दादाजी ने कर दिया। सर वो कैसे, पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है ना 1932 है, उसको बताना चाहिए ना कि मिनिमम अगर पार्टनरशिप खोलनी है इंडिया में तो मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट ने बताया ही नहीं। पार्टनरशिप एक्ट कौन है, मतलब मेरे पिताजी, भाई पिताजी को ही तो नामकरण करना था, उन्होंने बताया नहीं। तो दादाजी ने या हमारे घर के साथ वाले पड़ोसियों ने या रिश्तेदारों ने, उन्होंने बोला चल यार कोई बात नहीं, अब बच्चा रह गया, नामकरण तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें भी तो बुलाना पड़ेगा ना, वो छोटू छोटू थोड़ी करेंगे। तो कहने का मतलब इसके लिए उठ के आया कंपनीज एक्ट। तो हम ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, ये पॉइंट आपको फंसाएगा। एटलीस्ट कितने बंदे होने चाहिए, 200। लेकिन पॉइंट नंबर 2 पढ़ के देखो, थोड़ी हैरानी होगी आपको। पॉइंट नंबर 2, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर। पार्टनरशिप एक्ट खुद बताना भूल गया, ये काम करके गए थे अंग्रेज, कहते जी आ जाओ अनलिमिटेड आ जाओ, जितने मर्जी आ जाओ, कुछ बताया ही नहीं। तो तब तो ऐसे ही चलता होगा ना कि कुछ बताया नहीं तो जितने मर्जी पार्टनर बनेंगे। अब जब शादीशुदा 2 जनों में नहीं बनती, उनका डिवोर्स हो जाता है, इतने सारे पार्टनर्स में कहां बनेगी। तो फिर कुछ सालों के बाद उठ के आया कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने अपने कोई रूल्स बनाए, ठीक है। 2000 कंपनीज एक्ट वैसे 2013 का है, कंपनीज एक्ट 2014 में कोई रूल्स आए, उन्होंने बताया कि मैक्सिमम नंबर यार हम 50 रखेंगे, बात खत्म। पॉइंट यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा था, क्यों 3-4 लाइनें मुझे बोलनी पड़ी, ये बताने के लिए कि पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया। जो आपको एमसीक्यू आएगा ना, अगर इसका एमसीक्यू आया तो आपको एमसीक्यू यही आएगा कि बताओ पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 50। तो फिर आप लिखोगे कि असर्शन या रीजनिंग इसकी गलत है। देखो असर्शन क्या आएगा कि मिनिमम नंबर 2 होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए 50। आप कहोगे ठीक है जी असर्शन, फिर उसके नीचे नहीं आता असर्शन ए इज करेक्ट, रीजनिंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट। रीजनिंग में बताइए क्या डालेंगे कि कंपनीज एक्ट ने, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट ने मैक्सिमम नंबर 50 बताए, बताओ ठीक है कि नहीं। तो आप कहोगे असर्शन तो ठीक है लेकिन उसकी रीजनिंग गलत है। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया मैक्सिमम नंबर 50, किसने बताया, कंपनीज रूल्स ने, कंपनीज एक्ट के कंपनीज रूल्स ने। और तीसरे नंबर लास्ट पॉइंट है, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो होता है जिसकी हम धमकियां देते हैं मार्केट में। कई बार हमें सुनने को मिलता है या हमारे मन में थॉट्स आती हैं कि अगर मेरे को दुकानदार ने लूट लिया, मेरे से पैसे ज्यादा ले लिए, किसी गवर्नमेंट वाले ने या किसी ने भी, हम उसको कहते हैं ना भैया केस कर देंगे यार, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, केस कर दूंगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चला जाऊंगा। ऐसा बहुत सारा कुछ होता है, ये सारा कुछ होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि मैंने आपको ट्यूशन पढ़ाया, मैंने बोला जी आपकी 10,000 रुपए फीस है,
भाई आपको 80 मार्क्स दिला के देगा, गारंटी है, मैंने लिख दिया। जब गारंटी है और मैंने लिख के दे दिया और आपके 80 मार्क्स नहीं आए, 80 मार्क्स आने कैसे थे? आपने सोचा कि ओह मार्क्स आ जाएंगे, पेपर की सुबह थी, आप सोए रह गए, आप पेपर देने ही नहीं गई। भाई इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ? लेकिन आपने कहा कि आपने तो लिख के दिया था, हमने तो कर दिया केस। तो ये जो केस होते हैं, जो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं एक्चुअल में। ये सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऐसे इंडिया में कम से कम 500 एक्ट हैं। पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है जब एक पड़ोसी बीच में आ गया। अब मेरा एक्ट कौन सा चल रहा है अभी फिलहाल? पार्टनरशिप 1932। लेकिन उसके लिए मैक्सिमम नंबर बताने के लिए कौन सा एक्ट बीच में आया था? कंपनीज एक्ट। तो फिर कह रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कह रहे हैं अच्छा कंपनीज एक्ट आए हैं, एक चाचा को बुला लिया, अब दूसरे चाचा जी भी आएंगे। दूसरे चाचा जी बीच में क्या टांग फंसाने आए? आपको पता है ना, आस पड़ोस चाचा रिश्तेदार जो भी आते हैं टांग फंसाने ही आते हैं, मतलब हमारे लिए काम बढ़ाने आगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 ने ना बोला कि ये 3 पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब वो है कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि पार्टनरशिप में भी इनको हम कुछ रोक रुकावट करेंगे। माइनर बंदा, माइनर पता है 18 साल से कम, अनसाउंड बंदा, पागल वाले, और अगर कोई बंदा डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ है, किसी किसी एक्ट के अकॉर्डिंग वो डिसक्वालिफाई हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर इनको ना हम पार्टनर्स भी नहीं बनाया करेंगे। लेकिन माइनर के लिए कुछ पॉइंट है पड़े, माइनर एज अ पार्टनर, ये आएगा आपको एग्जाम में, लिख लो। ई की पावर 4 5 तो ये पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है, माइनर वाला पॉइंट। ई की पावर 4 5 एग्जाम में 4 5 बार एमसीक्यू की फॉर्म में ये तो पहले ही दिख चुका है, इवन सैंपल पेपर्स में भी आ चुका है। सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। आप बिल्कुल इसको लिंक करो इसके ऊपर वाले पॉइंट के साथ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला था ना कि कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? माइनर, अनसाउंड माइंड वाले लोग, और अगर ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड है तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इनको पार्टनर बनने में भी दिक्कत आएगी। फिर इन्होंने बोला माइनर के लिए हम ना स्पेशल अलग पॉइंट बोल रहे हैं। जब हम सीए में पढ़ रहे होते थे ना, माइनर के ऊपर तो अलग से 3 4 पेजेस के टॉपिक हैं। क्लास +1 की बिजनेस भी याद करो। क्लास +1 की बिजनेस में जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था या जो भी था, उसके अंदर माइनर के 2 3 टॉपिक्स थे आपको। तो इसलिए माइनर इसलिए भी जरूरी होता है। मेरे पास क्लाइंट आते हैं ना, जैसे कई बार ऑफिस में भी क्लाइंट आते हैं, पैन कार्ड या आता है माइनर वाला, सर इनकी रिटर्न फाइल कर दो या कुछ कर दो। तो उसके लिए अलग से पॉइंट है कि अगर उसने अपनी स्पेशल स्किल से पैसा कमाया है, जैसे कुछ लिख के, डांस इंडिया डांस में जाके, इंडियन आइडल में जाके, कुछ और कमा के, तब तो उसके नाम पे भरी जाएगी, नहीं तो उसके पेरेंट्स के नाम पे भरी जाएगी। ऐसे बड़े चक्कर होते हैं माइनर के। तो सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला, कहते हैं माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। यार छोटा सा बच्चा है, जान लोगे। अब सूर्यवंशी पता नहीं रघुवंशी बिका है 1 करोड़ 10 लाख का आईपीएल में, अपनी स्किल से पैसा कमा रहा है ना। अब अगर उसको कोई पार्टनरशिप में जाना, वो जा सकता नहीं जा सकता, उसके लिए है ये पॉइंट। तो अब उसके जितने भी पैसे होंगे, अगर तो उसकी स्किल से है, वो बैटिंग कर रहा है। आपको पता है 2 3 दिन पहले आईपीएल की वो हुई थी, क्या बोलते थे उसको, ऑक्शन हुई थी, बोली लगी थी। तो एक लड़का है 13.5 साल का, वो 1 करोड़ 10 लाख में सेल हुआ है ना। लड़कों को तो ज्यादा पता होता है आईपीएल का। मतलब उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेगा आने वाला आईपीएल मैच खेलने का। कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे 25 30 साल का हो गया, हम गिन रहे हैं 1000 रुपए आएगा, 500 रुपए आएंगे, और वो भैया बोर्ड एग्जाम देने से पहले आई एम करोड़पति। देखो ना, वो 14 साल का बच्चा है, तो इसका मतलब ये है आपकी 10th जनरली 15 16 साल में कंप्लीट होती है। बोर्ड एग्जाम 10वीं के भी दूर है, वो तो 8वीं में होएगा अभी तक। 16 की एज में जनरली हमारी 10th होती है, 18 की एज में +2। एक आधा साल ऊपर नीचे सबका चलता है ना, एक आधा साल मुझे पता है। आजकल वो 17 साल में हो जाती है +2, और 15 साल में हो जाती है 10th। वो बच्चा तो मतलब सोचो 8वीं में है, करोड़पति बन गया। तो वो अपनी स्किल से पैसा कमा रहा है, तो वो पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, मतलब रिटर्न भरी जाती है उसकी। हम बात करते हैं यहाँ की माइनर। पहला तो बोला माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, माइनर जो है बिजनेस में उसको पार्टनर नहीं बनाएंगे। क्यों? क्या ही सोच है यार उसकी, क्या ही उसने दुनिया देखी, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा वो? 35 40 साल का कोई बढ़िया सा गबरू आया, ठीक है, बिजनेस क्या बिजनेस डील कर सकता है वो? तो पहला बोला कि पहले थोड़ा बड़ा तो होने दो, दिमाग तो थोड़ा जा उपजाऊ हो लेने दो उसका, 18 साल के बाद देखेंगे। लेकिन 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 जब ये पॉइंट आ जाता है ना बट, आप हमेशा याद रखना, या तो बट वर्ड होएगा, बुक में इसका शब्द होता है हाउ एवर। बुक में हमेशा आपको हाउ एवर वर्ड दिखेगा। मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में कर देता होता हूँ बट। बट का मतलब है जो आपने ऊपर वाला सेंटेंस बोला ना, जो एक रूल बनाया, ये पक्का ये रूल के अगेंस्ट चलने वाले हैं, तभी तो बट लिखा। ठीक है, मम्मी मैं ट्रिप पे नहीं जाऊंगी, पर
आईफोन ले दो, ठीक है मम्मी आईफोन नहीं लेके जा रही पर ट्रिप पे जाने दो। तो ऐसे ऐसे हम भी कंडीशन रखते हैं बट के बाद, मतलब पिछला स्टेटमेंट चेंज होने वाला है, बट ही इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये वाला पेपर में क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिखवाया है ना, ई की पावर 4 5, वो इसी वे में आया है। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? जी नहीं। लेकिन माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन बिजनेस के प्रॉफिट में, यानी कि आपने पहले तो मना कर दिया, फिर आपने बोला चल यार बन जाइयो, लेकिन बनेगा। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो उसका हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, अगर बिजनेस लॉस का है तो माइनर कहेगा टाटा बाय बाय। चीज समझ में आई कि किसी को नहीं? चलो आगे, एग्रीमेंट रिटर्न और ओरल। एक पॉइंट ये इसमें पॉइंट नंबर 2 ही खतरनाक है बस, तो पॉइंट नंबर 2 पे हम इंपॉर्टेंट डालेंगे। जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है ना, ओरल भी चल सकता है। मैंने ना आपको जब ये वाला रेगुलर बैच बोला हुआ था ना, मैंने तब भी आपको एक कहानी सुनाई थी। पिछले से पिछले बैच में पता नहीं कौन से वाले साल में वाइवा वाले ने टीचर क्वेश्चन पूछ लिया। एक्चुअली वाइवा वाला ये सिलेबस में है नहीं पार्टनरशिप। वाइवा वाले में 2 3 चैप्टर हैं, रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, मतलब लास्ट वाली बुक है। लेकिन अब मैं वाइवा वाला टीचर हूं, मैंने कहा चलो यार ठीक है, बच्चा +2 का है, एक वैसे नॉर्मल पॉइंट पूछ लेते हैं। पार्टनरशिप के बंदे बताना 2 से 50 कौन से एक्ट में लिखे हुए हैं? मिनिमम तो लिखे हुए हैं पार्टनरशिप एक्ट में, मैक्सिमम लिखे हुए हैं कंपनीज एक्ट में। अच्छा बताओ जी, माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता, लेकिन प्रॉफिट हुआ तब वो पार्टनर बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछा ये वाला वाइवा वाले टीचर ने, क्या जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है 2 पार्टनर्स का या 5 पार्टनर्स का, रिटर्न में होना चाहिए कि ओरल? जान जान के इस हिसाब से स्टेटमेंट बोली गई एमसीक्यू में भी और वाइवा वाले टीचर से भी, कि देख लो अगर ओरल हुआ तो मुकर जाएंगे, ठीक है, ओरल हुआ तो हम किसी को पकड़ भी नहीं सकते, रिटर्न के हिसाब से कम पकड़ तो सकते हैं। अब आप बताओ रिटर्न होना चाहिए कि ओरल? अब हमारा देखो, जब ये तो आपने पढ़ लिया, जब टीचर या एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम करता है ना, वो जान के इस वे में फ्रेम करता है। वेट पता है कहां पे डाल दिया कि भाई ओरल वाला तो गड़बड़ी हो जाएगा, तो आपका पता है कहां पे वेट चला जाता है? हाँ भाई रिटर्न होना चाहिए, बात तो सही है। क्वेश्चंस और टीचर कम से कम 10-20% आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। वो इस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, आपको कहेगा हाँ बात तो सही है। वो बात सही नहीं है, वो जान के आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट पे 10% भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं। हमें 10% क्या सर, हमें तो 1% भी नहीं होता, सामने वाला कंफ्यूज करे। सर आप हमसे अभी इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ लो, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। वाइवा वाला तो फिर भी बड़ा टीचर हो गया। तो इसलिए अगर आपको चीज आती है ना, तो कम से कम 10-20% अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। हाँ जी ठीक है। इसमें मेन पॉइंट पता है क्या था? इसमें मेन पॉइंट ये था, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न तो चलो हो ही सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबल होता है नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस छोड़ दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर मस्ट बी शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस, चैरिटेबल, ठीक है जी यार। बाकी थ्योरी आप लोगों ने अपने आप पढ़ लेनी है। ये एग्जाम का एक और क्वेश्चन है 7th वाला, ई रिलेशनशिप ऑफ, ये वाला तो अभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा था, पता नहीं आपके पेपर में इस बार भी आया था ये वाला, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मुझे लगता है इस बार तो आया आपको हाफ ईयरली में। तो ये पार्टनर्स जो भी है ना आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है एजेंट भी है। सर इसका मतलब क्या होता है यार? अगर हम 4 बंदे मिल गए, हमने सोचा चल यार यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, कार्तिक को एडिटिंग आती है, मुझे सवाल जवाब आते हैं, किसी एक को टेक्निकल नॉलेज पता है कि बैकएंड पे क्या काम करना है, कोई एक वीडियो रिकॉर्ड या शूटिंग करता रहेगा, हम 4 बंदों ने यूट्यूब चैनल खोल लिया। तो अब अगर चाहे मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं या कोई सामने वाला कोई काम कर रहा है, हम चारों बाउंड हो गए एक दूसरे के लिए। क्यों? क्योंकि हम अब पर्सनल काम नहीं कर रहे, हम पूरे बिजनेस का काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं एजेंट भी हैं, ठीक है। तो ये पेपर में आया हुआ है। और लास्ट वाला पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, प्राइवेट्स की पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए तो भैया कंपनी खोल लो, कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप फर्म में सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि प्राइवेट बंदे हो आप, तो उसके पर्सनल जो भी है फंड भी यूज कर लिए जाएंगे। उसके बाद बाकी थ्योरी आपने अपने आप पढ़नी है। पार्टनरशिप डीड में आपको बता देता हूं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड होती है कि अगर हम बिजनेस खोल रहे हैं, अगर हम बिजनेस खोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट करेंगे ना। तो जहां पे हमने अपनी टर्म्स और कंडीशन लिख ली, तो पार्टनरशिप डीड क्या है? जहां पे हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं, पार्टनर्स के नेम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल कितनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है। मैंने 3 बताई, पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ आप अपने आप बताना और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। उनके एड्रेस, पर्सनल एड्रेस भी और बिजनेस का एड्रेस भी, और बिजनेस का नेम, एक चेक कैसे मतलब? बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस हो गया, ठीक है। एक बिजनेस की नेचर हो गई, ठीक है, बिजनेस के एड्रेस हो गए, सभी पार्टनर्स के एड्रेस नेम वगैरह हो गए।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देना है, एडिशनल कैपिटल क्या इंट्रोड्यूस करोगे, सैलरी वेजेस सैलरी कमीशन क्या दोगे, ठीक है, लोन के केस में इंटरेस्ट कितना चार्ज करोगे। और इसमें एक पॉइंट मैंने आपको याद करवाया था, बस वही वाला करवा रहा हूं, बाकी अपने आप करना। इसमें मैंने आपको ना याद करवाया था, हाँ ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लड़ाइयां हो गई तो एक दूसरे के कॉलर नहीं पकड़ने, अगर लड़ाइयां हो गई तो सबका पैसा लगा हुआ है ना, पैसा कैसे वापस मोड़ेंगे। तो एक दो अंग्रेज थे, अंग्रेज हमेशा इंडियंस को तंग करने ही आए हैं, ये आप मान लेना, आज भी हम उन्हीं को ही फॉलो करते रहते हैं। तो गार्नर वर्सेस मुर्रे नाम के दो अंग्रेज थे, उन्होंने कुछ रूल बनाए, कहते हैं अगर डिस्प्यूट डिस्प्यूट हो गया ना, हम आपको एक रूल लिख देंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना पैसा बांट लेना, पहले क्रेडिटर को इतना दे देना, बैंक वालों को इतना दे देना, खुद इतना रख लेना। तो बस आपको ये याद रखना है, पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, पेपर में ये आया हुआ है कि डिस्प्यूट के केस में कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। डिस्प्यूट के केस में गार्नर वर्सेस मर्रे रूल एप्लीकेबल होगा, बाकी आपने अपने आप पढ़ने हैं। मेन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहने के लिए ये है आपका थ्योरी, कहने के लिए ये आपका है थ्योरी पॉइंट, लेकिन प्रैक्टिकली पॉइंट है ये वाला। अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाई, अभी अभी हम ऊपर क्या पढ़ के आए हैं, पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट, जहां पे आपने अपने बिजनेस के बारे में सारा कुछ लिखा। सोचो मैं बिजनेस करने में मेरे को इतनी आग लगी हुई थी, हम दो तीन जनों को यूट्यूब चैनल खोलने की इतनी आग लगी हुई थी, हमने काम शुरू कर दिया, रेवेन्यू आनी शुरू हो गई, ऐड हो गई, भाई साहब हम डीड बनानी भूल गए। 31 मार्च आ गया, करोड़ों कमा लिया मैंने और कार्तिक ने, भाई तू कितना बांटेगा, मैं कितना बांटूंगा, कार्तिक कह रहा है, फिर कार्तिक कह रहा है मैंने बिजनेस को लोन भी दिया था, मेरे को इंटरेस्ट भी दो, मैं कहूंगा भाई साहब मैंने बिजनेस में फंड लगाया था, कैपिटल मेरे को ज्यादा दे। तो यानी कि अगर डीड बनाना भूल गए, आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। 6 रूल्स हैं ये लगेंगे, बाकी 2 थ्योरेटिकल हैं। सबसे पहले आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मानी जाएगी, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने प्रैक्टिकली भी। क्या पॉइंट निकल के आया पहला, इक्वल मानी जाएगी। अगर ऐसा हो कि मैंने कैपिटल लगाई है 30 लाख, सामने वाले ने लगाई है 10 लाख, तो मैं कहूंगा 3:1 की रेशियो में दो भैया। क्या 3:1 काम आएगी, नहीं, इक्वल रेशियो काम आएगी अगर डीड नहीं बनी हुई। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देना, सैलरी कमीशन नहीं देनी। 4 पॉइंट हो गए, पीएसआर इक्वल। उसके बाद कैपिटल, ड्रॉइंग और सैलरी कमीशन नहीं देनी, मतलब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और नो सैलरी कमीशन। इंटरेस्ट ऑन लोन देना है लेकिन सिर्फ 6%, 6% पर एनम। महीने का कितना हुआ, आधा परसेंट, 0.5 हुआ ना, आधा परसेंट हुआ ना। अगर 1% महीने का होता है तो 12%, तो ये तो 0.5% हुआ महीने का, बैंक से, बैंक के ब्याज से भी कम। तो यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है हमें, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। अच्छा अगर एग्रीमेंट बना हुआ है फिर जितना गिवन होगा। ये कौन से रूल हम पढ़ रहे हैं, ये हम रूल पढ़ रहे हैं एब्सेंस वाले, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहला क्या था, पीएसआर इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 0, सैलरी कमीशन 0, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। बड़े सारे क्वेश्चंस आएंगे इसके। और बाकी तो थ्योरेटिकल पॉइंट है कि सभी की कंसेंट से पार्टनर एडमिट होगा। ये वाला अभी अभी एग्जाम में आया था 2024 में, आपको याद है ये वाला, अभी मुक्कत में अभी ये वाला क्वेश्चन आया था। ये वाला पहला पॉइंट, सारे पार्टनर्स एग्री करने चाहिए किसी नए पार्टनर को इंक्लूड करने के लिए। ये नहीं कि भाई साहब मैं तो मुखी हूं, मैं मुखिया हूं तो मैंने अपना ये वाला भाई को रख दिया, मैंने अपने उस बहन को रख दिया, ना जी। नए बंदे को लेके आने तो सारों सभी की सहमति चाहिए, ठीक है। सारे बंदे बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। मेन प्रैक्टिकल हमारा यहां से शुरू होता है, याद रखना। सबसे पहले क्वेश्चन में बनेगा P&L अकाउंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, बस एक ही करेंगे, क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे। P&L अकाउंट, बिजनेस में अगर हमें P&L अकाउंट बनाना है, सबसे पहले याद रखना P&L अकाउंट बनाया जाता है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, कि बिजनेस ने लेखा जोखा कितना कमाया है। हम कमाते हैं पूरा बिजनेस का प्रॉफिट, जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, हम ईयर का कैलकुलेट करते हैं, तभी तो हम इसके साथ वर्ड लिखते हैं P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। याद है, फॉर्मेट का नाम लिखते हैं P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग का मतलब ये है कि पूरे साल का। आजकल तो सिस्टम इतने एडवांस हो चुके हैं, हर महीने कंपनी वाले कहते हैं भाई साहब हमें तो हर महीने निकाल के दो, तभी तो पता चलेगा पोजीशन सही है कि नहीं। बिजनेस वाइज पूरे साल का। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट्स, हम कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट यानी कि देखा जाए तो सेल, रेंट रिसीव, फलाना। तो फॉर एग्जांपल मैंने 40,000 रुपए की गुड्स सेल की है, डेबिट साइड पे मैं सारे खर्चे लिख दूंगा, टू एक्सपेंसेस। अगर मैंने खर्चे किए हैं फॉर एग्जांपल 25,000, चलो यार आपके मान लेता हूं, मैंने तो 28 लिखना था,
मेरे को राउंड फिगर वैल्यूज ही नहीं पसंद। कॉमर्स वाला बच्चा कहता है थोड़े से राउंड फिगर मत लो, दूसरी वैल्यूज लो, दिमाग चलता रहे। ठीक है सर, ओके। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बताओ कितने का हुआ। इनकम हुई है टोटल 40,000 की, 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। जो दो मेन वर्ड्स है ना, मैंने वो यहां पे लिखे नहीं, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो अब लिखने जा रहा हूं। थ्योरेटिकल बेसिक पॉइंट कवर हो गए जितने करने थे 15-20 मिनट में। ये प्रैक्टिकल अब शुरू हो चुका है। यहां पे खर्चे याद है कौन से आते थे, आउटसाइडर से रिलेटेड, ये याद रखना है आपको। मेन यहां पे ये है, आउटसाइडर से रिलेटेड जो भी सारे खर्चे हैं। सर आउटसाइडर कौन होते हैं, पार्टनर को छोड़ के बाकी सब लोग आउटसाइडर हैं, बात खत्म। एक ही वर्ड में मैंने खत्म कर दिया भैया कि आउटसाइडर कौन होते हैं, पार्टनर को छोड़ के सारे आउटसाइडर। यानी कि आउटसाइडर से रिलेटेड जो भी सारे खर्चे हैं वो यहां पे आएंगे। सर एग्जांपल बता दो, 50 एग्जांपल हैं। सैलरी, वेजेस, मैनेजर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड, एडवर्टीजमेंट, परचेज ऑफ गुड्स, ये सारे खर्चे, बैड डेट्स, सारे खर्चे कहां पे हैं, आउटसाइडर। लेकिन दो ऐसे खर्चे हैं जो पार्टनर से रिलेटेड हैं, फिर भी पी एंड एल अकाउंट में आएंगे। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले हम, चलो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया। पी एंड एल अकाउंट में क्या चीजें आती हैं जो आउटसाइडर से रिलेटेड, हमने इनकम कमाई है या खर्चा की है। लेकिन जो पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें हैं ना, पार्टनर से सारी रिलेटेड चीजें जाती हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हम पी एंड एल अकाउंट को खत्म करते हैं। हमने यहाँ पे कितने का प्रॉफिट कमाया, टू नेट प्रॉफिट 15,000 का। याद करो वो दिन जब मैं कहता था जहां से पी एंड एल खत्म होता है वहीं से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होता है। सर एक बार पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मीनिंग भी बता दो। सबसे पहले तो आपने बनाना है पी एंड एल अकाउंट, ये कैलकुलेट करने के लिए कि हमारा बिजनेस ढंग का है कि नहीं, हमारे बिजनेस ने क्या नफा नुकसान, प्रॉफिट या लॉस कमाया। तो सबसे पहले तो तालियां बज जानी चाहिए, आपके बिजनेस ने आपको 15,000 का प्रॉफिट कमा दिया। अगर बिजनेस अच्छा है तो इसके साथ एक जीरो और लगा दो, थोड़ा और अच्छा है एक जीरो और लगा दो, अमन खुश होगी, वाह 15 के साथ 2 जीरो 15 लाख। सोचो अगर बिजनेस बहुत ही तगड़ा है, एक जीरो और लगा दो, 1.5 करोड़। समझ गए ना, मतलब आपके बिजनेस ने आपको पैसा कमा के दिया। अब पार्टनर्स कह रहे हैं एक काम करते हैं, मेरे भी जो क्लाइंट्स आते हैं ना उनको भी मैं यही एडवाइस देता हूं, जो पूरा ऑन रिकॉर्ड काम नहीं करते, लेकिन उनको ना लास्ट में समझ नहीं आता भाई प्रॉफिट बांटे कैसे। जब हम अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके अकाउंट्स वाले टीचर इतनी इजी आपको सिचुएशन दे देते हैं, भाई 40,000 की इनकम आई, 25,000 के खर्चे हुए, 15,000 का प्रॉफिट। भाई प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता इतना आसान। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये मेरे को खर्चों का टोटल करने में नानी याद आ जाती है। भाई कुछ खर्चे तो यार मेरे पर्सनल हो गए थे, पेट्रोल तो मैंने अपना पर्सनल एक्टिवा में डलवाया है, अब उसका खर्चा ऐड करूं कि ना करूं, तो ऐसे बड़े खर्चे आ जाते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन हमें अकाउंट्स में पक्की पकाई फिगर मिल जाती है कि भैया आपके बिजनेस के लिए हमने 15,000 कमा के दे दिया। तो मैं क्लाइंट्स को भी यही कहता हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं ना जो पक्का रिकॉर्ड नहीं करते, मैं उनको पता है क्या बोलता हूँ कि आपने एक काम किया करो, जो बिजनेस वाले हैं ना पहले बिजनेस वाला सारा निपटारा कर दिया करो, फिर जो बच जाए उसको आपस में बांट लिया करो। आपस में बांटने की इंग्लिश होती है एप्रोप्रिएशन, कॉमर्स में। डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, एप्रोप्रिएशन। तो जो 15,000 कमाया है सबसे पहले यहां पे लेके आ जाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। सर हमें थोड़ा थोड़ा याद आने लग गया, अच्छी फीलिंग आ रही है कि हाँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पी एंड एल से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में गिरते थे हम। तो 15,000 आ गया। अब इसमें से जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं, पार्टनर से रिलेटेड खर्चे या पार्टनर से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, वो पी एंड एल अकाउंट में नहीं करनी। ऊपर वाले अकाउंट में आउटसाइडर वाली सारी चीजें लिखनी है, नीचे वाले अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड। पार्टनर्स को हम 3-4 तरह की चीजें देते हैं इस 15,000 में से। सबसे पहले, वाओ आपको याद आ गया, अच्छी फीलिंग आई मुझे भी। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बांट दिया 3,000। बताओ बिजनेस के पास बाकी कितना फंड बच गया, पक्की बात है 18 तो नहीं बच गया। कल वाले नलायकों ने, +1 वालों ने मेरा दिल तोड़ के रख दिया था, 15 में से 3 गए, कहते हैं 18। मतलब ऐसे कोई पॉइंट चल रहा था तो वो प्लस करने लग गए। ठीक है सर हम इतने नलायक नहीं है। उसके बाद, हाँ उसके बाद अगर हमने उनको कुछ सैलरी या कमीशन देनी है पार्टनर्स को, 4,000 सैलरी या कमीशन दे दी, अब कितना बच गया। टोटल बिजनेस ने बिजनेस पार्टनर्स के लिए कितना बचा के दिया था, 15,000। उसमें से कितना बांट दिया, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट दिया, फिर सैलरी के रूप में बांट दिया, फिर फॉर एग्जांपल हमने कुछ ना कुछ जर्नल रिजर्व रख दिया। जर्नल रिजर्व यानी कि डोनेशन के लिए, आगे आने वाले बिजनेस के लिए हमने 1,000 उसके लिए बचा के रख दिया। 7 रह गया, 7 रह गया ना। प्लस यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कौन मांग रहा है, पार्टनर ना। पार्टनर कह रहा है भैया मैंने आपको कैपिटल दी, मुझे इंटरेस्ट दो।
अगर वो ड्राइंग करके जाता था तो याद है हम उससे ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेते थे। तो यहाँ पे ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है, भाई तुम मुझसे सारे पैसे ले रहे हैं, ऐसा कौन कह रहा है? पार्टनर कह रहा है, बिजनेस कह रहा है पार्टनर को कि तू मुझसे इंटरेस्ट ले जा रहा है। अब जो ड्राइंग करके गया, तू मुझे इंटरेस्ट दे, तो बाय वाली साइड एक ही चीज आती थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लिया 2500, सारी थोड़ी ना इजी फिगर दूंगा आपको, थोड़ा सा तो बीच में 5 डालूं। तो बाकी 9500 किसके लिए रह गया? जिसको हम बोलते थे, याद है, रिमेनिंग प्रॉफिट बोलते थे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट अब हमने किसको बांट देना है? कितना बन रहा है? सोच के चलो कि मैंने रेशियो इक्वल मानी तो कितना बनेगा? अब बोलो। 4250 बेटा 85 से होता है। अच्छा 2099 प्लस 1 कितना होता है बताना? 2099 प्लस 1 कितना होता है? देखा, मुझे पता था, मेरा एक भाई जरूर निकला। तो ये आंसर होता है 2100। हाँ ऐसे ही होता है। तो टीचर को बच्चों से सवाल पूछने आने चाहिए। रीजन क्या है ऐसे क्वेश्चंस पुट करने का? कि वाइवा वाले ने अगर आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर चेक कर ली ना, वो एक्टिव रहनी चाहिए। तो कुछ ऐसी फिगर्स होती हैं, आपके साथ नहीं हुआ ये भावुक? जब ये वाली फिगर्स मुझसे पूछी गई थी, या कई बार मैं नेट पे देख लेता हूं ना, मैं भी एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाता हूँ। भाई 2099 प्लस 1 3000 मेरा पहला आंसर निकलता है एक बार के लिए। ये वाला इसका मेरा पहला प्राइम फेसी आंसर पता है क्या निकलता है? अगर मैं कुछ ना सोचा था 2099 प्लस 1, हाँ 3000 हो गया ना। सेम ऐसे ही जो ये वैल्यू है ना 9500, क्योंकि मनन से शुरू हुई था ये, मनन ने बोला ये निकलेगा 24250, भाई वो 8500 का आधा होता है। तो ऐसी ऐसी वैल्यू तंग करती है हमें। तो ऐसी ऐसी चीजें हम लेके चलेंगे ताकि हम वाइवा के लिए अपनी महीना 1.5 महीना की प्रिपरेशन करते चले जाएं। वाइवा में तो आपको 1-2 चांस मिलने हैं, तो मेरे को वहां पे 4 में से 4 निकालने हैं नंबर है। हाँ ये 4750 आएगा। ठीक है मनन। तो अब ये वाला मेरा प्रॉफिट है। आखिरी खत्म करते हैं बस। पी एंड एल अकाउंट में मैंने कौन से एक्सपेंस या इनकम डाले जो आउटसाइडर से रिलेटेड थे, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो पार्टनर से रिलेटेड है। लेकिन यहां पे याद है कहानी में एक पलटी आ रही थी। दो ऐसी चीजें, दो ऐसी ट्रांजैक्शन जो पार्टनर से रिलेटेड है। मनन एक बार बात बता दे यार, पार्टनर से रिलेटेड वाले जो खर्चे हैं या कोई भी आइटम्स हैं, पी एंड एल में जाएंगे कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में? एप्रोप्रिएशन में। और आउटसाइडर से रिलेटेड? अच्छा पी एंड एल में कौन से रिलेटेड आती है? पी एंड एल में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। लेकिन कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट होता है, चाहे वो बॉलीवुड की मूवी हो चाहे अकाउंट्स हो। दो ऐसी आइटम जो रिलेटेड तो है पार्टनर्स से, लेकिन वो पार्टनर्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ना आके कहां पे जाएंगी? पी एंड एल अकाउंट में। दो आइटम्स याद है कौन कौन सी? एक इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे आप बताओ सिंपल, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया, ये इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है किसको? हम जो पी एंड एल या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं सारा कुछ बिजनेस का बना रहे हैं, तो बिजनेस पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने तो लोन दिया था बिजनेस को। मनन ओके? गुड मॉर्निंग। हाँ तो लोन किसने दिया? लोन दिया पार्टनर ने, तो बदले में इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? बिजनेस। तो ये पार्टनर्स को पे कर रहे हैं। और सर ने समझाया था पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स आनी चाहिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, लेकिन ये आ गई एक्सेप्शंस, यानी कि यहाँ पे दो बट निकले। पहला बट क्या निकला? एक इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे आएगा, दूसरा रेंट टू पार्टनर। अगर हमारी बिल्डिंग को यूज कर रहा है बिजनेस, मतलब किसी पार्टनर की बिल्डिंग को यूज कर रहा है बिजनेस, तो बिल्डिंग्स मतलब जो पार्टनर है ना वो बिजनेस से रेंट मांगेगा। क्यों मांगेगा? ये दोनों पॉइंट के लॉजिक्स क्या हैं? क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में ना हम पार्टनर्स को एज एन आउटसाइडर ट्रीट कर रहे हैं। अगर पार्टनर बिजनेस को लोन ना देता या बिजनेस को बिल्डिंग किराए पे ना देता तो बाहर वाले लोगों को देता, बाहर वाले लोगों को देता तो वहां से भी तो रेंट कमाता। तो इसलिए बिल्डिंग के केस में यानी कि रेंट के केस में और लोन के केस में, इस दो केसेस में पार्टनर को आउटसाइडर ट्रीट किया जाएगा। उससे रिलेटेड वाले खर्चे आइटम्स को पी एंड एल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर ऐसा रूल ना दिया होता तो ये पार्टनर से रिलेटेड है तो फिर हम कहां पे लिखते? लेकिन अभी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना। तो आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, एक रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कल 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और करा के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे कल से।